नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में लगी आचार संहिता, 14 फरवरी को होगा मतदान, 10 मार्च को आएंगे परिणाम, तो 15 जनवरी तक पदयात्रा, रोड शो, साइकिल और बाइक रैली पर लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाई कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियां, 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और धरने प्रदर्शन पर रोक। अगले 9 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल रहेंगे बंद, तो प्रोटोकॉल तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 814 संक्रमित। देहरादून जिले में 325 मामले आए सामने। हल्द्वानी के नर्सिंग कॉलेज के 93 छात्र संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में लगातार 5वें दिन भी मौसम खराब। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी, तो ऋषिकेश, गंगोत्री और गोपेश्वर चोपता हाईवे बंद। निचले इलाकों में बारिश जारी। उत्तराखंड के थराली में मादक तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 1.5 किलो चरस बरामद। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। 10 फरवरी से सभी 5 राज्यों में मतदान शुरू होंगे, तो वहीं चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर इन तारीखों पर मुहर लगा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा करते हुए चुनावी कार्यक्रम की जानकारी साझा की और इसके साथ ही सभी चुनावी राज्यों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे, तो वहीं उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 1 चरण में चुनाव होंगे, तो वहीं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर भी 1 चरण में मतदान होगा। इसके साथ ही गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 चरण में वोटिंग होगी, तो वहीं मणिपुर में 60 सीटों पर 2 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ चंदन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनावी कैलेंडर का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 1 चरण में यहां पर मतदान हो रहे हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान की घोषणा यहां पर चुनाव आयोग के द्वारा की जा चुकी है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि उत्तराखंड एक दुर्गम पहाड़ी इलाके वाला क्षेत्र है और आबादी और पोलिंग बूथ यहां पर काफी छितरे हुए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि सिर्फ 1 चरण में यहां चुनाव कराना कितना उचित है? आप देखिए उमंग, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज ही उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वैलेंटाइन डे के दिन चुनाव होने हैं जी। निश्चित रूप से लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और उत्तराखंड दुर्गम पहाड़ी वाला राज्य है। भूस्खलन जैसी समस्याएं यहाँ होती हैं। आबादी के लिहाज से और अगर आप सीटों के लिहाज से, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो वर्षों से यही परंपरा होते आई है कि उत्तराखंड में कम फेज में ही, 1 फेज में ही चुनाव यहाँ पर होता है। सीटों की संख्या यहाँ पर काफी कम है, 70 विधानसभा की सीटें हैं जी। और भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखें तो एक विधानसभा सीटों पर कई ऐसे विधानसभा की सीट है जहाँ 10,000, 14,000, 25,000, 32,000 ऐसे मतदाता हैं। दूरस्थ पहाड़ियां हैं, दूरस्थ गांव हैं, उसमें चुनाव बार बार और ज्यादा फेज में कराने पर चुनाव आयोग को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि
जो व्यक्ति की संख्या है, जो मतदाता की संख्या है, वो यहाँ पर काफी कम है। कुल आबादी उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी है, और अगर मतदाताओं की बात करें तो 85 लाख के आसपास में कुल मतदाता हैं। तो मतदाताओं की संख्या कम है और विधानसभा की भी संख्या कम है। इस कारण से उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव कराने का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया है। जी बिल्कुल चंदन, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली है कि उत्तराखंड में मौसम की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, और आने वाला समय है, जो तारीख यहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तय की गई है, उसके आसपास भी मौसम में काफी बदलाव देखा जाएगा। बर्फबारी तक की भी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं, तो मतदान पर इसका कितना असर पड़ सकता है? और देखिए, जिस वक्त चुनाव की तारीख और पोल डेट है, उस समय तक उत्तराखंड का जो मिजाज है वो खुशनुमा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर ही उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा की गई है। वहां पर जिस दिन वोटिंग होनी है, वोट जब होना है, तो इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी, ऐसा मौसम का अनुमान है। बाकी किसी भी परिस्थिति के लिए यहाँ पर जो अधिकारी है, उन्होंने अपनी चुनावी तैयारी पहले से कर लेते हैं, और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो लोग वक्त पर वहां पर पहुंच जाते हैं, मौके पे पहुंच जाते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत इस राज्य में, पहाड़ी राज्य है, भौगोलिक परिस्थिति इसकी कुछ अलग है, तो यहाँ पर तैयारी थोड़ी अधिक करने की आवश्यकता है, थोड़ी मजबूत तैयारी करने की आवश्यकता है। बाकी चुनाव में इस तरह की बहुत ज्यादा दिक्कत उत्तराखंड में नहीं। जी बिल्कुल। और चंदन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखें कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, वहाँ 5 राज्यों में रैलियों, जनसभा, रोड शो के बिना ये जो चुनावी अभियान है ये देखा जाएगा। क्या लगता है आपको कि इसका क्या और कैसा प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन आज के लिए आया है, 15 तारीख तक उन्होंने जो है ये कहा है कि भाई बड़ी जनसभा, बड़ी रैली, नुक्कड़ नाटक, इस तरह की चीजें कोरोना गाइडलाइन के तहत अभी नहीं होगा। सरकार के तरफ से भी स्वागत किया गया है, और जो विपक्षी दल हैं, विपक्ष दल में बड़े नेता हैं हरीश रावत, उन्होंने भी चुनाव आयोग के इस स्टेटमेंट का स्वागत किया है। निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता और पूरे 5 राज्य में होने वाले चुनाव में जो जनता है, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, कोरोना को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है उत्तराखंड के लोगों ने। और उत्तराखंड के पॉलिटिकल परिदृश्य में जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है, पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसका स्वागत किया है। अब आयोग को यह डिसाइड करना है कि 15 के बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, बड़ी रैली होती है, नहीं होती है, उनका जो संदेश है वो किस माध्यम से जनता तक जाता है। लेकिन आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी यहाँ पर बन जाती है कि जनता के पास नेता कैसे पहुंचेंगे, वर्चुअल माध्यम क्या हो सकता है, एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी, ये सब तमाम चीजें हैं जो अब आयोग पर को डिसाइड करना है। जी बिल्कुल। और चंदन, सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अब की बार ये मतदान किए जाएंगे। जैसा कि आपने भी बताया कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक की सभी रैलियों पर रोक लगाई है। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलियों पर, जनसभाओं पर रोक है। ऐसे में अगर देखा जाए, कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए, तो क्या मतदान प्रतिशत पर भी इसका असर पड़ सकता है? मुझे लगता है कि केरल के बाद उत्तराखंड सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ देहरादून में 100% साक्षरता है, तो लोग बड़े शिक्षित हैं, और निश्चित रूप से कोविड का ध्यान देते हुए वो लोग वोटिंग करने जाएंगे। लेकिन परसेंटेज क्या होगा वोटिंग का, ये सिनेरियो पर असर पड़ेगा। जिस तरह से पिछले कोरोना काल में डेल्टा ने उत्तराखंड में कहर मचाया था और हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी, अगर इस तरह का कोई प्रभाव पड़ता है, वातावरण बनता है और कोरोना बेकाबू होता है, तो निश्चित रूप से वोटिंग पर असर पड़ेगा। लोग कम निकलेंगे, और जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बीमार हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि जान बच जाए पहले, उसके बाद हम इस चुनाव में भाग लें। तो निश्चित रूप से अगर कोरोना की जो बीमारी है वो बहुत आगे बढ़ती है, बहुत संख्या में लोग इन्फेक्टेड होते हैं इससे, तो निश्चित रूप से वोटिंग पर असर पड़ेगा। जी
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात अगर चंदन यहाँ पर देखें हम उत्तराखंड में कि राज्य के गठन के बाद से प्रदेश 4 विधानसभा चुनाव देख चुका है और कोई भी दल अभी तक दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ है। तो इस बार के चुनाव में हालांकि कांग्रेस और बीजेपी 2 प्रमुख दल तो हैं ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है। तो क्या इस बार मिथक टूटेगा या इतिहास अपने आप को रिपीट करेगा? इस संबंध में कई मिथक हैं। नित्यानंद स्वामी जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे उनको छोड़ दीजिए, तो उनके बाद एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने। एनडी तिवारी चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं, मैक्सिमम मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं जी। बीसी खंडूरी की अगर आप बात करते हैं तो बीसी खंडूरी जब मुख्यमंत्री थे और वो चुनाव लड़े तो वो चुनाव हार गए। पिछले चुनाव में हरीश रावत 2 सीट से चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री थे, दोनों सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद अभी पुष्कर सिंह धामी सुनने में ये आ रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। तो ये कहना बड़ा टफ है कि चुनाव में ताज किसके सर होगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। अभी चुनावी जो सिनेरियो है, जितना जितना नजदीक आएगा, चुनाव के दिन नजदीक आएंगे और वोटिंग के दिन नजदीक आएंगे तो काफी सारे सिनेरियो में चेंजेस नजर आएगा जी। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी, एक टर्म कांग्रेस एक टर्म भाजपा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी जी। बिल्कुल। और अगर खासतौर पर हम अभी भाजपा की अगर हम बात करें, सत्तारूढ़ दल की हम बात करें, तो 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी से काफी कुछ उम्मीदें हैं। हर दल अपना अपना एक दावा यहां पर अलग कर रहा है। क्या लगता है आपको कि 3 मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को किसी प्रकार का कुछ फायदा या नुकसान? देखिए, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत नुकसान की संभावना थी जी। लेकिन पिछले जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं, एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान हुई है। बहुत कम समय में काफी कुछ काम उन्होंने उत्तराखंड में किया है और जो पुराने 4.5 साल का कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें लोगों में एक थोड़ी निराशा भी थी और पार्टी का एक बड़ा वर्ग नाराज भी था, उस डैमेज को काफी हद तक पुष्कर सिंह धामी ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। बड़ा अच्छा सामंजस्य बना करके उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने काम किया है और मुझे लगता है कि युवाओं को भी काफी तरजीह उनके समय में मिला है। तो निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा जी। युवाओं का एक क्रेज है, जिस प्रकार केंद्र में मोदी का क्रेज रहता है, तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का भी क्रेज है। उनका एक अपना एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पुष्कर सिंह धामी को पसंद करता है और निश्चित रूप से 4-5 महीनों में उन्होंने जो चुनावी फिजा है उसको बदला है जी। बिल्कुल। और चंदन, इस बार के विधानसभा चुनावों में अगर हम देखें तो 3 मुद्दे प्रमुख रूप से छाए रहे। एक तो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और पलायन हालांकि उत्तराखंड का एक पुराना मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई के साथ में पलायन, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। क्या लगता है आपको कि जनता किस प्रकार से देखेगी इस चुनाव को? देखिए, उत्तराखंड में एक बड़ा ट्रेंड करता है। पॉलिटिकल लोग पहले कहते थे कि उत्तराखंड का पानी और जवानी इस प्रदेश के काम नहीं आता, पहाड़ के काम नहीं आता उत्तराखंड का पानी और जवानी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने और कई ऐसी योजनाओं को यहाँ पर लाया, पहाड़ों पर लाया, जिससे कहीं ना कहीं पलायन कुछ न कुछ कम हुआ है और पहाड़ में भी कई तरह की पहाड़ी उत्पाद, यहाँ पर होम स्टे और इस तमाम सारी चीजों को ला करके ये कोशिश किया है कि पहाड़ में लोगों को रोजगार दिया जाए, पहाड़ में पहाड़ के लोगों को रोका जाए। मुझे लगता है कि काफी हद तक पुष्कर सिंह धामी सरकार इसमें कामयाब भी हुई है। काफी सारे लोगों को उन्होंने पहाड़ में रोका है। कोरोना काल में भी लाखों की संख्या में लोग वापस आए थे और धामी सरकार ने उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। खेती, जैविक खेती की बात करें, मशरूम के खेती की बात करें, झंगोरे की बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं होम स्टे की बात करें, होम स्टे के माध्यम से कहीं ना कहीं कई लोगों को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उसके ही गांव में उसको रोजगार देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट
पुष्कर सिंह धामी सरकार को इस चुनाव में मिलने वाला है। जी बिल्कुल। खैर, अब ये तो 10 मार्च को पता पड़ेगा कि किसके चुनावी दावों में किसको। बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर हल्द्वानी के राजकीय महिला अस्पताल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। बता दें कि 300 ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण 70 लाख की लागत से किया गया है। तो वहीं इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि तीसरी लहर बच्चों और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसे लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो दिए थे उनको आज लोकार्पण उनका किया है, जनता को समर्पित किए हैं। अब जिस हॉस्पिटल को जितने सिलेंडर से की ज़रूरत होगी वो यहाँ से ले सकता है। और ऑक्सीजन का प्लांट जो करीब करीब 60-70 लाख का होगा पूरा सब मिला के, तो वो भी हमने आज समर्पित किया है जनता के लिए। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा से है। यहां के अशोक फार्म में मेलाघाट से खाली महुवट गुरुद्वारे तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। गीता धामी ने बताया कि क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें बनने जा रही हैं, जिसे लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह और खुशी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी लगातार नई जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, जिससे लोगों में काफी जोश और उत्साह भी है। उत्तराखंड के लिए नए निर्णय ले रहे हैं, जन के लिए एक के बाद एक जो है जन कल्याणकारी योजनाओं को ला रहे हैं। इससे पूरे उत्तराखंड में बहुत ही जोश है। और इस बार खटीमा वासियों ने ठाना है कि इस बार युवा सरकार 7 के पार के लक्ष्य को प्राप्त कराएगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को विजय बनवाएंगे। तो वहीं खटीमा में गीता धामी ने शहर के पहले ओपन जिम का भी उद्घाटन किया। ये जिम वन विभाग के बनाए गए ऑक्सीजन पार्क में खोला गया है। खटीमा में ऐसे ही 4 और ओपन जिम खोले जाएंगे। वन विभाग के एसडीओ शिवराज चंद ने कहा कि गीता धामी ने ओएनजीसी की मदद से बन रहे ओपन जिम का उद्घाटन किया है। तो वहीं गीता धामी ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी, जो आज पूरी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी ने ऑक्सीजन पार्क यहाँ पे बनाने का कार्य किया है। साथ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी के प्रयासों से और ओएनजीसी के सहयोग से, समर्पण के सहयोग से यहाँ पे ओपन जिम खोला जा रहा है, जिसमें 16 मशीनें करीबन यहाँ पे लग रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।